फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम इस सीरीज़ में 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो जैसा कि आपको मालूम है, क्वेश्चन नंबर 1 से 80 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 4 प्रैक्टिस सेट्स के अंदर। और आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 81 to 100 सॉल्व करने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप ये वीडियो आज कंप्लीट कर रहे हैं तो आपने CDP के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है ना। और एक बात है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ वो रिपीटेड PYQs हैं, सारे के सारे रिपीटेड PYQs हैं जो मैंने ऑल टेट्स एग्ज़ाम से ऐड ऑन किए हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 से। So our question number 81 is to gain non-innate learning such as playing a flute, playing chess. Non-innate का मतलब यहाँ पर होता है non-innate learnings means जो चीज़ें बाई बर्थ नहीं थी, बाद में सीखी गई हैं। तो जो चीज़ें बच्चा बाद में सीखता है अपने गुरु के द्वारा, टीचर के द्वारा, जैसे कि यहाँ पर प्लेइंग अ फ्लूट है और प्लेइंग चेस है। Some form of explicit instructions and intrinsic motivation are required. Option number A is absolutely correct because explicit मतलब यहाँ पर होता है स्पष्ट या सही, या फिर करेक्ट बोल सकते हो आप, है ना। एक सही इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए बच्चों को इन चीज़ों को सीखने में, और एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स होता है जो लर्नर है उसके अंदर से मोटिवेशन आती है, सेल्फ मोटिवेशन भी इसको हम बोलते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का ये मतलब है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सम फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन आर रिक्वायर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट थ्रू टेक्स्ट बुक ओनली। यहाँ पर बोल रहा है कि बच्चे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं किसी चीज़ को, किस तरह से? थ्रू टेक्स्ट बुक ओनली। क्या बच्चे टेक्स्ट बुक से किसी भी चीज़ को बहुत इजीली या बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं? नहीं। सेकंड है बाय रिपीटिंग वर्ड्स ऑफ द टीचर ओनली। टीचर जो पढ़ा रहा है उसके वर्ड्स को रिपीट करके बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं? नहीं। थर्ड ऑप्शन इज बाय इंटरैक्टिंग विद देयर सराउंडिंग। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बाय इंटरैक्टिंग देयर सराउंडिंग। और फोर्थ ऑप्शन है थ्रू पैसिव इमिटेशन, ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 83। पेडागॉजीज विच आर डोमिनेंटली डैश yield to dash of knowledge by students। क्वेश्चन नंबर 83 में अब पढ़ते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस में चलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले ब्लैंक के लिए हम ऑप्शन को रीड करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। चाइल्ड सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक, चाइल्ड सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक, ठीक है। सो पेडागॉजीज विच आर डोमिनेंटली चाइल्ड सेंट्रिक, ओके, चाइल्ड सेंट्रिक, यहाँ पर चाइल्ड सेंट्रिक हो सकता है, चाइल्ड सेंट्रिक दो ऑप्शन में हमको गिवन है। यील्ड टू डैश, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन या फिर मोर रिप्रोडक्शन, दोनों में से क्या हो सकता है? तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो सकता है। सो पेडागॉजीज विच आर डोमिनेंटली चाइल्ड सेंट्रिक यील्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर लीजिए। Now come to question number 84. Which of the following type becomes a barrier to students' engagement in learning process? Learning process के अंदर 4 ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चों के लिए एक तरह से बैरियर का काम करती है? बैरियर मतलब रुकावट। अगेन मैं यहाँ पर बता रही हूँ, बैरियर मतलब रुकावट। आपको ये वर्ड हर जगह देखने मिल जाएगा CDP में। बैरियर का मतलब जान लीजिए किसी चीज़ को रोकना, उसको ब्रेक करना। तो लर्निंग प्रोसेस में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको ब्रेक करती है स्टूडेंट्स को? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है असाइनमेंट रिलेटेड टू स्टूडेंट्स लाइफ्स। अच्छा, तो बच्चों के लाइफ से जुड़े हुए असाइनमेंट जो हैं, क्या वो उनकी पढ़ाई को, उनकी लर्निंग को ब्रेक करते हैं? नहीं। क्यों ब्रेक करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका रॉन्ग। असाइनमेंट बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको असाइनमेंट दिए जाएं तो क्या वो उनकी लर्निंग को ब्रेक करेंगे? नहीं करेंगे। थर्ड नंबर है असाइनमेंट दैट आर टू इजी फॉर स्टूडेंट।
बच्चों को ऐसे असाइनमेंट दिए जाएं जो बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इजी हैं। बहुत इजी मतलब अगर कोई 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है, आप उसको ऐसे असाइनमेंट दे रहे हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप उसको असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या वो उसके लिए अच्छा होगा? क्या वो उसके लर्निंग प्रोसेस के लिए अच्छा होगा? तो ये यहाँ पर थोड़ा सा हमको रॉन्ग लग रहा है। रॉन्ग इन द सेंस यहाँ पर ये बैरियर का काम कर सकता है, ये बैरियर यहाँ पर ये बन सकता है। 4th ऑप्शन भी देख लेते हैं, असाइनमेंट गिविंग वैल्यू टू स्टूडेंट्स ओपिनियन। बच्चों को एक ऐसा असाइनमेंट दिया जाए जो बच्चों की ओपिनियंस को वैल्यू करते हैं ना, बच्चों को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट दें। तो यहाँ पर ये भी एक तरह से बैरियर नहीं होगा, तो बैरियर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 85। लर्निंग शुड बी, लर्निंग कैसा होना चाहिए? लर्निंग कैसी होनी चाहिए? मीनिंगफुल एंड कॉन्टेक्चुअलाइज्ड। बिल्कुल सही बात है, लर्निंग ऐसी ही होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भाई? मीनिंगफुल एंड कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। और अदर ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड लिखा है, यहाँ पर भी डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड लिखा है, और यहाँ पर मीनिंगलेस लिखा है। देखिए, तो ये 3 ऑप्शन जो है आपके रॉन्ग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू कंसीडर सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, तो आपने खुद ये चीज़ फील की होगी कि आपको क्वेश्चन के साथ उनके ऑप्शंस भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवाए जाते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली सीरीज़ आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, while the process of problem solving involves a lot of back and forth। क्या मतलब है इसका? प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। बैक एंड फोर्थ मतलब बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, यट फिर भी टिपिकली द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस। और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप कौन सा है? फर्स्ट स्टेप क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फाइंडिंग appropriate solution, representing the problem, identifying the problem, evaluating the solution implemented। अब आप मुझे बताइए, अपने आप को एज अ स्टूडेंट कंसीडर कीजिए सबसे पहले। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कोई एक प्रॉब्लम गिवन है, यहाँ पर आपके टीचर द्वारा सॉल्व करने के लिए आपको वो एक प्रॉब्लम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले आप वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाइंग के बाद आप क्या करोगे? रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम। ये जो है ये आपका फर्स्ट स्टेप में कंसीडर किया जाएगा। देन फाइंडिंग अप्रोप्रिएट सोल्यूशन, ये आपका थर्ड स्टेप में कंसीडर किया जाएगा। और इवेल्युएटिंग द सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेड, ये आपका फोर्थ स्टेप में कंसीडर किया जाएगा। तो बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिए, ये जो लिखा हुआ है एक एक वर्ड आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि एक वर्ड भी अगर आपसे मिस हो गया तो क्वेश्चन की मीनिंग जो है तुरंत चेंज हो जाएगी। और क्वेश्चन में आपसे इस तरह भी पूछ सकता है, फर्स्ट स्टेप की जगह लास्ट स्टेप भी हो सकता है। यहाँ पर अगर आपको लास्ट स्टेप पूछ देगा एग्जाम में, तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ओके। सो फॉर दिस क्वेश्चन option number C is your correct answer. Okay, so now come to the question number 87. Even before entering formal education में enter करने से पहले children develop fairly rich understanding of their surrounding, including the objects and events they encounter in their everyday life. A teacher should। अच्छा, यहाँ पर देखिए, फॉर्मल एजुकेशन में एंटर करने से पहले एक बच्चा, सपोज़ एक 4 और 5 ईयर्स का एक बच्चा है, फॉर्मल एजुकेशन में एंटर करने से पहले वो अपनी सराउंडिंग से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, अपने नेबरहुड से, अपनी फैमिली से, ओके, नेबरहुड से, और अपने साथ के फ्रेंड से बहुत सारी चीज़ें वो एनवायरनमेंट से सीखता है, इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसको ऑब्जेक्ट्स भी कई सारे पता होते हैं कि कौन सी चीज़ को हमको कैसे इंडिकेट करना है, क्या बोल के बताना है। जो बेसिक नॉलेज है इन देयर एवरीडे लाइफ वो उसको ऑलरेडी पता होता है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे बच्चों के साथ अ टीचर शुड, एक टीचर को क्या करना चाहिए?
आई होप आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखते हैं, अ टीचर शुड इग्नोर देयर अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली। एक टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए। क्या ये चीज़ सही है, गलत है? ये बात बिल्कुल गलत है। उसके बाद दिया है अटेम्प्ट टू रिप्लेस इट विद स्टैंडर्डाइज्ड स्कूल करिकुलम। उसको क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए किसके साथ, स्टैंडर्डाइज्ड स्कूल करिकुलम के साथ। बच्चे की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको रिप्लेस करना चाहिए। क्या ये चीज़ सही है, गलत है? ऑप्शन नंबर सी है, गिव इम्पॉर्टेंस टू दिस अंडरस्टैंडिंग फॉर एडवांसिंग देयर नॉलेज। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है। बच्चे की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसकी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग जो है, उसको क्या टीचर को इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चे की जो नॉलेज है वो एडवांस रूप से क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक है, उसकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें क्या आएगी, एडवांसमेंट आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 87 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है, कंसीडर दिस अंडरस्टैंडिंग फॉल्टी एंड इररिलेवेंट फॉर लर्निंग। अच्छा, बच्चे की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है उसको क्या करना चाहिए, उसको हमको फॉल्टी और इररेलेवेंट कंसीडर करना चाहिए। ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर क्वेश्चन नंबर 88। आई होप आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 88 इज असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है, स्कूल शुड इग्नोर द इमोशनल साइड ऑफ लर्निंग। सुनिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्कूल को क्या करना चाहिए, बच्चे की इमोशनल साइड ऑफ लर्निंग को इग्नोर करना चाहिए। क्या ये बात सही है? ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो कि पूरी तरह से गलत है। रीज़न बन रहा है इसका, इमोशंस एंड कॉग्निशन आर नॉट रिलेवेंट। इमोशन और कॉग्निशन जो है उसको रिलेवेंट नहीं कहा जा रहा है। अगेन दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव स्टेटमेंट। इमोशंस को असर्शन और रीज़न दोनों में यहाँ से नेगलेक्ट किया जा रहा है, नेगेटिव बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बोथ ए एंड आर फॉल्स। दोनों असर्शन और रीज़न दोनों जो है यहाँ पर वो रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। एजुकेशन शुड एम एट मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स फॉर। एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए, बच्चे को मोटिवेट करेंगे किस चीज़ के लिए, कंपटीशन के लिए, रोट मेमोराइजेशन के लिए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए, या फिर पैसिव नॉलेज रिप्रोडक्शन के लिए। तो बच्चे को यहाँ पर मोटिवेट करेंगे किस चीज़ के लिए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए यहाँ पर मोटिवेट करेंगे। ये एजुकेशन का क्या होगा, ये एक तरह से एजुकेशन का एम है कि बच्चे को हम मोटिवेट करेंगे इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए। ओके, अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कंपटीशन का मतलब क्या है, यहाँ पर हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे कंपटीशन के लिए, नहीं। बच्चे को मोटिवेट करेंगे रोट मेमोराइजेशन के लिए, मतलब कि रट्टा मारने के लिए। मतलब कि बच्चे को हम बोलेंगे कि बेटा ये एक पेज आपका जो आज क्लास वर्क है इसको घर जाके आपको रट लेना है, समझने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मार लेना केवल। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत चीज़ है। ठीक है, पैसिव नॉलेज रिप्रोडक्शन, ये स्टेटमेंट भी यहाँ फॉल्स हो जाता है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग इज योर करेक्ट आंसर। Now come to question number 90. Learning can be facilitated by. Learning can be facilitated by promoting entity view of ability. Entity view of ability का क्या मतलब होता है? Entity view of ability में ये होता है कि एक तरह से टैलेंट जो है वो क्या है, ये स्टेटमेंट ये मानता है कि टैलेंट जो है वो फिक्स है और सक्सेस जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमको सक्सेस मिलनी होगी तो मिल ही जाएगी। क्या ये चीज़ सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन है नॉट शेयरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ टास्क विद लर्नर्स के साथ में हमको टास्क के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो शेयर नहीं करने चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सी नंबर है इंक्रीजिंग कंपटीशन एमंग स्टूडेंट्स। बच्चों के बीच में कंपटीशन को इंक्रीज कर देना चाहिए, बच्चों के बीच में कंपटीशन को बढ़ावा देना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नेगेटिव, फॉल्स। डी नंबर है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर रिफ्लेक्शन। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सही है ये वाला। कम टू क्वेश्चन नंबर 91। ओके, सो नॉर्मली क्वेश्चन में क्या एक ब्लैंक या दो ब्लैंक दिया होता है, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में 3 ब्लैंक गिवन है। ओके,
तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले एक एक करके देखना है। ऑप्शंस भी क्योंकि बहुत बड़े हैं, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे क्या करते हैं कि हड़बड़ी में कर देते हैं गड़बड़ी। इतने लंबे लंबे ऑप्शन कौन पढ़ेगा, 3-3 ब्लैंक्स हो गए, गजब ही हो गया। लेकिन इसमें कुछ गजब नहीं हुआ है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, बस हल्का सा ध्यान देना है आपको। क्या चीज़ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइल बायोलॉजिकली डैश एबिलिटी, ठीक है, वाइल बायोलॉजिकली एबिलिटी सच एज वॉकिंग। अब आप मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का आंसर देंगे। वाइल बायोलॉजिकली डैश एबिलिटी सच एज वॉकिंग, बायोलॉजिकली एबिलिटी जो होती है जैसे कि वॉकिंग, प्राइमरी एबिलिटी में आएगी या सेकेंडरी एबिलिटी में आएगी, तो ये हो जाएगा आपकी प्राइमरी एबिलिटी में। लेकिन मैम हमको यहाँ पर प्राइमरी जो है वो 2 ऑप्शन में गिवन है, ए और सी में, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है 50% सॉल्व हो गया, 50-50% का यहाँ पर केस बन गया कि आइदर ए और ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है, या फिर ए या फिर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर पहले लिख देते हैं हम प्राइमरी, क्या लिख देंगे भाई, प्राइमरी। अब रीड करो, वाइल बायोलॉजिकली प्राइमरी एबिलिटी सच एज वॉकिंग कैन बी गेन्ड थ्रू प्लेफुल इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट या फिर एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। ओके, प्लेफुल इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट या फिर एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। तो एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पर होता है एक क्लियर इंस्ट्रक्शन, मतलब एक तरह से एक स्पष्ट निर्देश। ओके, सो कैन बी गेन्ड थ्रू यहाँ पर हो जाएगा प्लेफुल इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट, ठीक है। प्राइमरी एबिलिटी में क्या आएगा, प्लेफुल इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट। अब उसके बाद कॉमा दे दिया। सेकंड नंबर है बायोलॉजिकली एबिलिटी सच एज राइटिंग रिक्वायर, ये जो है आपका वो सेकेंडरी है। एक सेकेंड, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पे 4 ब्लैंक बन सकते हैं बायोलॉजिकली, यहाँ पर भी एक ब्लैंक बनेगा, यहाँ पर भी एक ब्लैंक बनेगा, प्रिंटिंग में शायद थोड़ी मिस्टेक हुई है। ओके, 4 ब्लैंक हैं यहाँ पर क्योंकि 4 चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं। तो प्राइमरी एबिलिटी जो है, प्राइमरी एबिलिटी जैसे कि वॉकिंग, उसमें क्या है, कैन बी गेन्ड थ्रू प्लेफुल इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट। देन बायोलॉजिकली सेकेंडरी एबिलिटी सच एज राइटिंग रिक्वायर एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्राइमरी एबिलिटी में आपका हो जाएगा प्लेफुल इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट, एंड सेकेंडरी में आपका हो जाएगा, राइटिंग की बात की गई है, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप वीडियो लेक्चर के साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी और लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाते चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात अगर की जाए तो चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, डेवलपमेंट इज प्योरली अ रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी ओनली। हेरिडिटी का मतलब यहाँ पर होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिजिकली एंड मेंटली क्वालिटीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जैसे कि पेरेंट टू चाइल्ड, कुछ एबिलिटीज़ हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं जो पास होती हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़, ठीक है। तो हेरिडिटी का मतलब वही होता है। तो क्या जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी पे बेस्ड है, क्या वो हेरिडिटी का रिजल्ट है? नहीं भाई, गलत बात है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है, डेवलपमेंट हैपन्स फ्रॉम आउटवर्ड टू सेंटर। डेवलपमेंट जो है वो कैसे चलता है, बाहर से अंदर की तरफ चलता है, आउटवर्ड टू सेंटर बोल रहा है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। ये क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि ये सीटेट
सीटेट का रिपीटेड PYQ है। ओके, मार्क करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 93 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट और एजेंसी फॉर चाइल्ड इन प्राइमरी ग्रेड्स। प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट का काम यहाँ पर कौन करेगा? इमीडिएट फैमिली, कल्चरल बिलीव्स, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रिंट मीडिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। एक प्राइमरी स्टेज में बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है? अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से चीज़ों को सीखता है। तो उसके प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट जो हैं वो उसकी इमीडिएट फैमिली हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में। इन अकॉर्डेंस विद जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज कैन चिल्ड्रन मेंटली डू रिवर्स थिंकिंग। आपको पता है कि जो जीन पियाजेट भाई हैं, कौन से भाई हैं? जीन पियाजेट भाई हैं। इन्होंने क्या दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी अपनी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसमें क्या थे? 4 स्टेजेस थे। इनकी थ्योरी के 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर, फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, देन द लास्ट एंड फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और ये चारों स्टेजेस जो हैं वो अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइडेड हैं। जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज में जो है 0 से 2 ईयर्स के बच्चों को कंसीडर किया जाता है यहाँ पर। प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 ईयर्स के बच्चों को कंसीडर किया जाता है यहाँ पर। कंक्रीट ऑपरेशनल में है 7 to 11 एज के ग्रुप बच्चों को। डी है यहाँ पर 12+ ईयर के बच्चों को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा मेंटली डू रिवर्स थिंकिंग, वो पुरानी चीज़ों को सोच सकता है, याद कर सकता है, उसको कुछ चीज़ें मतलब उसको कुछ चीज़ों की अनुभूति हो सकती है, मतलब एक्सपीरियंस हो सकता है कि हाँ पास्ट में मैंने ये चीज़ की थी, गलत हुई थी, तो फ्यूचर में मुझे ये चीज़ को रिपीट नहीं करना है। पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीखता है। तो ऐसी कौन सी स्टेज है भाई? ऑप्शन नंबर सी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज वो स्टेज है जहाँ पर बच्चा पास्ट की चीज़ों को क्या कर पाता है? मेमोराइज कर पाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, द प्रोसेस ऑफ continually fitting the experiences into our existing schemas is called assimilation बोलते हैं, accommodation बोलते हैं, categorization बोलते हैं या फिर conceptualization बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन समझना है और ऑप्शन का मीनिंग समझना है। तो assimilation मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग। assimilation मीन्स क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। ओके। एकोमोडेशन मीन्स यहाँ पर क्या होता है? समवेयर टू लिव और स्टे। समवेयर टू लिव और स्टे। कैटेगराइजेशन का यहाँ पर क्या मतलब होता है? कैटेगराइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग पीपल। कैटेगराइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग पीपल। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन मीन्स होता है द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग न्यू आइडिया। द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग न्यू आइडियाज, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, द प्रोसेस ऑफ continually fitting the experiences into our existing schemas is called ऑप्शन नंबर ए, assimilation बोलते हैं उसको। ओके, अंडरस्टैंडिंग से रिलेट कर रहे हैं उसको हम। कम टू क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी गिव सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन टू डिस्कशन एंड डिबेट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, यहाँ पर आपको 4 थ्योरी दी हुई हैं, इनमें से ऐसी कौन सी थ्योरी है विच गिव सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन टू डिस्कशन एंड डिबेट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग के नाम पर, लर्निंग के लिए ऐसी कौन सी थ्योरी है जहाँ पर डिस्कशन एंड डिबेट्स हो सकते हैं? ओके, जहाँ पर डिस्कशन एंड डिबेट्स हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है, सुझाव दिए जा सकते हैं। ठीक है, BF स्किनर की थ्योरी है, लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी है, लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी है या फिर सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है। तो कौन सी थ्योरी है यहाँ पर? वो थ्योरी है लेव वाइगॉट्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी में ही ये चीज़ पॉसिबल है जहाँ पर डिस्कशन,
डिबेट्स, कंसीडरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ों को हम कंसीडर कर सकते हैं। डिस्कशन, डिबेट्स, ठीक है, कुछ सुझाव, कुछ उसके प्रोस बताए जाएंगे, कुछ उसके कॉन्स बताए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं सोशल कल्चरल थ्योरी में, गिवन बाय लेव वाइगॉट्स्की। अगेन बता देती हूँ आपको कि ये जो है वो सीटेट का, यूके टेट का एंड यूपी टेट का रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन PYQ से लिए गए हैं, लेकिन रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मैं बताते हुए चलूँगी। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके। ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ही सीरीज़ है। यहाँ पर आपको आलतू फालतू के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट बात होगी यहाँ पर, बिल्कुल टू द पॉइंट ही हम बात करेंगे, क्योंकि आपका टाइम और मेरा टाइम, हम दोनों का ही टाइम क्या है, बहुत कीमती है, हम दोनों का ही टाइम। तो ना आपका टाइम वेस्ट होना चाहिए, ना ही मेरा टाइम वेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट बहुत अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 97 है, सीइंग अ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद, एक सेकेंड इसको इरेज कर देती हूँ, थोड़ा क्लीन बना देती हूँ, ओके। सीइंग अ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद अ क्वेश्चन, हम देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहा है, क्वेश्चन से उसको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं सॉल्व कर पा रहा है। हर टीचर डिसाइड्स टू गिव क्लूज एंड सिंप्लीफाई द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। तो उसका टीचर क्या सोच रहा है कि भाई ये बच्चा जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो चलो हम इसको थोड़े से क्लू दे देते हैं। एक सिंप्लीफाई लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ी ईजी लैंग्वेज में, ऐसा टीचर सोच रहा है ऐसा करने के लिए। इन लेव वाइगॉट्स्की थ्योरी दिस इज रिफर्ड टू एज, लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इमिटेशन बोल सकते हैं, कंडीशनिंग बोल सकते हैं, स्कैफोल्डिंग बोल सकते हैं, या एसिमिलेशन बोल सकते हैं। तो भाई इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी स्कैफोल्डिंग है। ये स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब होता है, इंस्ट्रक्शन देना। स्कैफोल्डिंग मीन्स होता है इंस्ट्रक्शन देना, वेयर टीचर्स प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, वेयर टीचर प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शन देना टू गिव इंस्ट्रक्शन, ओके। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टू गिव इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे वही बात की जा रही है कि भाई बच्चा जो है सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो चलो उसको क्लू दे देते हैं और एक सिंपल लैंग्वेज में उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्कैफोल्डिंग। कम टू क्वेश्चन नंबर 98, लॉरेंस कोलबर्ग यूज्ड डैश टू इवेलुएट द मोरल रीजनिंग एमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट। लॉरेंस कोलबर्ग जो थे वो ऐसी कौन सी चीज़ यूज़ किए थे फॉर इवेलुएशन ऑफ मोरल रीजनिंग एमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट। बच्चों में और एडल्ट्स में मोरल रीजनिंग को इवेलुएट करने के लिए कौन सी चीज़ का यूज़ किए थे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, पेपर पेन टेस्ट, ड्राइंग और रिपोर्ट कार्ड। सो कौन सी चीज़ होगी यहाँ पर, होगी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ओके। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी, इनकी थ्योरी का नाम क्या है। सो लॉरेंस कोलबर्ग गिवन अ थ्योरी नेम्ड थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन्होंने दी थी लेव वाइगॉट्स्की ने। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन मीन्स होता है एक इमेजिनरी सिचुएशन, ओके। यहाँ पर इसका मतलब होता है इमेजिनरी सिचुएशन। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बताती हूँ, क्योंकि अगर आपको कुछ वर्ड हैं जो थोड़े से टफ लग रहे हैं, या जिनका मीनिंग समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैं उसको सिंप्लीफाई करके उसका इजी मीनिंग आपको बताते हुए चलती हूँ, ठीक है ना। तो इमेजिनरी सिचुएशन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 99, एडवोकेट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म गिव इम्पोर्टेंस टू। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ओके, कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मीनिंग फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस, ओके। कंस्ट्रक्शन नॉलेज एंड मीनिंग फ्रॉम
देयर ओन एक्सपीरियंस, ये होता है कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब। अब यहाँ पर दिया है एडवोकेट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, तो यहाँ पर एडवोकेट का मतलब वो वाला एडवोकेट नहीं होता है जो कोर्ट में जाता है, ठीक है ना, ये एडवोकेट का मतलब यहाँ पर दूसरा है। वर्ड्स के हिसाब से समझिए, एडवोकेट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म गिव इम्पोर्टेंस टू, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है, कंस्ट्रक्टिविज्म को मानने वाले लोग, एडवोकेट मतलब यहाँ पर वकील नहीं होता है, ओके, कंस्ट्रक्टिविज्म को मानने वाले लोग, कंस्ट्रक्टिविज्म को मानने वाले लोग, फॉलो करने वाले लोग किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो भाई चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, कंस्ट्रक्टिविज्म को मानने वाले लोग जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को इम्पोर्टेंस देते हैं, ओके। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब यही होता है कि कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मीनिंग फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस, अपने खुद के एक्सपीरियंस से क्या करना है भाई, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है, ओके। Now come to question number 100 and the last question of this video. Again very important question, mostly repeated PYQ, most of the time repeated PYQ. Intelligence quotient IQ test are criticized for. इंटेलिजेंस क्वोशंट IQ के बारे में ज़्यादा बात की जाती है, बहुत ज़्यादा, किस लिए की जाती है, being considerate of cultural diversity, conceptualizing intelligence as a set of different abilities, ignoring the influence of environmental factor on test performance, या फिर considering social factor in measuring memory, reasoning and verbal skill। सबसे पहले एक चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट बात अपने मन में आप बैठा लीजिए कि इंटेलिजेंस क्वोशंट जो है ना, इंटेलिजेंस क्वोशंट जो है इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। भ्रांतियाँ क्या हैं कि फेवरिज्म का आरोप लगता है, किस चीज़ का, फेवरिज्म का आरोप लगता है इंटेलिजेंस क्वोशंट पे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं उनको इग्नोर किया जाता है टेस्ट के परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, उनको वैल्यू नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, इग्नोरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन टेस्ट परफॉर्मेंस। ये टेस्ट परफॉर्मेंस पे क्या करते हैं हम, IQ टेस्ट पे इन्वायरमेंटल फैक्टर को इग्नोर करते हैं। और अगर आपको कहीं फेवरिज्म भी लिखा हुआ मिल जाए, जिसका मतलब होता है क्या, फेवर करना, ठीक है, तो अगर आपको फेवरिज्म भी कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बिल्कुल चीज़ों को दिमाग में बैठाते हुए चलिए कि अगर आपको फेवरिज्म भी कहीं दिख जाए ऑप्शन में तो वो भी IQ का ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी है IQ का, IQ टेस्ट इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। MA मीन्स होता है यहाँ पर मेंटल एज और CA मीन्स होता है क्रोनोलॉजिकल एज। ये एक तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन के फॉर्म में भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। आपको MA की वैल्यू गिवन होगी, CA की वैल्यू गिवन होगी और आपको IQ टेस्ट का फॉर्मूला लगा के उसका वैल्यू निकालना होगा एक तरह से, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे नोट डाउन करते चलिए पेपर में। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर 100 क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज़। और एक बात आपको बता दूं कि ये जो सीरीज़ है वो लगभग 200 to 300 क्वेश्चंस तक चलने वाली है। तो अभी हमने हाफ ही कंप्लीट की है, या हाफ नहीं कह सकते हैं, अभी हमने इसका 1/3 या 1/4 ही कंप्लीट किया है सीरीज़ का। तो सीरीज़ में लगातार जुड़े रहिए, 300 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, 300 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मोस्टली रिपीटेड PYQs होंगे। ये सब आपके रिपीटेड PYQs हैं और मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खुद से आपके लिए डिज़ाइन किए हैं ताकि फर्दर आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक बात का बिल्कुल बिलीव कीजिए कि अगर यहाँ से अगर आप पढ़ के जाएंगे, ये सीरीज़ अगर आप बिल्कुल कंप्लीट करके जाएंगे सारे 15 वीडियोस, तो आपका CDP में कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में रॉन्ग नहीं होने वाला है। क्योंकि किसी भी टेट एग्ज़ाम में CDP के आते हैं आपके 30 क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी की पेडागॉजी आती है 10, इंग्लिश की पेडागॉजी भी 10 रहती है, फिर मैथ्स में भी 10 पेडागॉजी रहेगी और साइंस में भी 10 पेडागॉजी रहेगी, ठीक है। CDP तो अपना रहेगा ही रहेगा 30। हिंदी लैंग्वेज या फिर उड़िया लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, आपका जो भी लैंग्वेज प्रेफरेंस है यहाँ पर, या फिर आपके स्टेट की लैंग्वेज है,
तो उसमें 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है और 10 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से ही रहता है। इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा, 10 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से ही रहेगा। मैथ्स एंड साइंस में भी यही चीज़ है और सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए भी सेम यही चीज़ है। ओके, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी यही चीज़ है कि 10 क्वेश्चन इज़ फ्रॉम पेडागोजी से रहेगा और 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज जो है आपका वो सब्जेक्ट से रहेगा और ये जो है आपका पेडागोजी से रहेगा। तो इससे आपको पता चल ही रहा होगा कि ये सीरीज़ कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।